नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। नेपाल का लोकतंत्र आईसीयू में भर्ती है। 2008 से शुरू हुए इस सो कॉल्ड पूर्ण लोकतंत्र ने पिछले 17 सालों में 13 सरकारें देखी है। यहाँ सभी की सभी लेफ्टिस्ट पार्टियाँ सत्ता मिलते ही भारत का विरोध करते हुए चीन की गोद में जा बैठती है। इन वामपंथी पार्टियों ने जब देश को राजशाही से मुक्त कराने के नाम पर नया संविधान बनाया, तब देश को हिंदू राष्ट्र से बदलकर धर्मनिरपेक्ष बनाने की शैतानी भी की। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने नेपाल को इस खाई में धकेलने की व्यवस्था की थी। साल दर साल भारत के वामपंथियों की तरह इन्होंने भी नेपाल के खस आर्य वर्ग, मधेशी और जनजातियों के बीच दरारें पैदा की और इन झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरी। इन 17 सालों में नेपाल में अगर कोई सत्ता में आया है तो वो केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल प्रचंड या फिर शेर बहादुर देवबा आए हैं। वहीं नेपाल की खस्ता हालत के कारण नेपाली लोगों ने जो लोकतंत्र के सपने देखे थे वो भी चूर चूर हो चुके हैं। इसलिए दूर से वापसी करते राजशाही की आहट आप सुन सकते हैं। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह अब लोगों की मांग पर फिर एक बार मैदान में उतरे हैं। उन्होंने लोगों के बीच जाकर जन समर्थन जुटाना शुरू किया है। बीते दिनों राजशाही की मांग के लिए जो नेपाल में आंदोलन हुए उसे सरकार ने दमनकारी नीतियों से रोकने की कोशिश भी की। साथ ही ज्ञानेंद्र शाह को रोकने के लिए उन पर आरोप लगाए गए। नेपाल सरकार को कुछ नहीं मिला तो उन्हें आंदोलन के दौरान कूड़ा फैलाने के लिए दंडित किया जा रहा है। सरकारी दमन से पीड़ित आंदोलनकारियों में 2 की मौत हो चुकी है। वही जो नीति नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र शाह इस्तेमाल कर रहे हैं वो सराहनीय भी है और नेपाल के भले की भी। वो नेपाल की सभी जनजातियों से मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने मधेशियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाना शुरू किए हैं। खस आर्य वर्ग में उनका प्रभुत्व पहले से ही दिखा है। वैसे ही ज्ञानेंद्र शाह भारत में सरसंघचालक मोहन भागवत जी से भी मिलकर गए हैं। इसी यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जब वो नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके स्वागत में आई भीड़ ने उनसे राजगद्दी संभालने की मांग की। लेकिन इसी के साथ वहाँ जो नारे लगे वो थे योगी मोदी के। इसमें योगी आदित्यनाथ के नारों के साथ उनके पोस्टर्स भी देखे गए, जिससे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी डरे हुए हैं। उन्होंने भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए तरह तरह के बयान भी दिए हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि राजशाही की मांग तो बीते कुछ सालों से चल रही है, लेकिन इन पार्टियों में डर का माहौल महंत योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स देखकर फैला है। दरअसल नेपाल के शाहवंश और गोरखनाथ योगी के बीच का संबंध इतिहास, धर्म और रहस्यमयी कथाओं से बना हुआ है। नेपाल की राजशाही और आध्यात्मिक विरासत गोरखनाथ की शक्ति, उनका आशीर्वाद और उनके श्राप से जुड़ी है। नेपाल नरेश पृथ्वी नारायण शाह गोरखनाथ संप्रदाय से काफ़ी प्रभावित थे। गोरखा जिले का नाम भी उन्होंने गोरखनाथ महाराज के नाम से ही रखा था। शाह राजाओं ने गोरखनाथ मंदिर को संरक्षण दिया, साथ ही नाथ योगियों का सम्मान भी किया गया। लेकिन गोरखनाथ महाराज के श्राप के कारण ही नेपाल की राजशाही भी खत्म हुई। कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने नेपाल के राजा को राजशाही को एक वरदान दिया था कि जब तक गोरखा राजाओं की श्रद्धा नाथ योगियों के प्रति बनी रहेगी तब तक उनका शासन अटूट रहेगा। इस मान्यता के कारण शाह वंश के राजाओं ने गोरखनाथ मंदिर का संरक्षण भी किया और नाथ संप्रदाय को विशेष सम्मान भी दिया। लेकिन आगे चलकर शाह वंश के कुछ शासकों ने गोरखनाथ और उनके अनुयायियों की उपेक्षा करना शुरू किया। कथा के अनुसार नेपाल के एक नरेश ने योगी गोरखनाथ महाराज जब साधु के भेष में आए तो उन्हें प्रसाद देने में लापरवाही की, जिससे योगी क्रोधित हो गए। गुरु गोरखनाथ ने श्राप दे दिया कि 10 वंश के बाद राजा का वंश और राजपाट समाप्त होगा। जून 2001 में एक पार्टी के दौरान राजा बीरेंद्र शाह के बेटे राजकुमार देवेंद्र शाह ने भरी पार्टी में बंदूक से अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी। इस मसैकर में राज परिवार के वारिस अकेले ज्ञानेंद्र शाह जीवित रहे। हमले के बाद देवेंद्र शाह ने अपने आप को भी गोली मार ली और 3 दिन कोमा में रहने के बाद उसकी भी मौत हुई। इसके बाद नेपाल में कभी शांति और स्टेबिलिटी नहीं देखी गई। ज्ञानेंद्र शाह के राजा बनने के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां एक्टिवेट हो गई। इनमें माओवादी पार्टी अग्रणी थी, जिसने काफ़ी रक्तपात भी किया। देश के गिरते स्तर को देखते हुए ज्ञानेंद्र शाह ने अपने पिता की तरह ही एक बार फिर सभी राजनीतिक पार्टियों को बैन करने की कोशिश की, जिसके बाद जनता को और भी भड़काया गया और आखिरकार 2008 में नेपाल में लोकतांत्रिक क्रांति हुई, राजशाही समाप्त हुई। नेपाल के गणराज्य बनने की घटना को लोगों में गोरखनाथ के श्राप से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि ये श्राप इसीलिए फलीभूत हुआ क्योंकि आधुनिक समय में शाह वंश गोरखनाथ की परंपरा से दूर हो गया था। जब नेपाल के राजवंश का हत्याकांड हुआ था तो गोरखनाथ धाम के तत्कालीन महंत
और योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ इस श्राप की ज्ञान से इतने शौक में थे कि उन्होंने 10 दिनों तक किसी से बात तक नहीं की। इसी श्राप के कारण नेपाल के नागरिकों में पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र शाह और उनके समर्थकों के बीच ये मान्यता आज भी रखी है कि यदि राजशाही को पुनः स्थापित करना है तो गुरु गोरखनाथ की कृपा पुनः प्राप्त भी करनी होगी। नेपाल के गोरखनाथ मंदिर में अभी भी राजशाही समर्थक श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं कि गोरखनाथ का आशीर्वाद फिर से नेपाल के शाह वंश को मिले और वे सत्ता में लौट सके। वहीं भारत में योगी आदित्यनाथ को एक उत्तम राजनेता के तौर पर सराहा जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर धाम के महंत भी है और अगर वो राजा ज्ञानेंद्र शाह का साथ देंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे, तो नेपाल के लोगों की मान्यता के अनुसार फिर एक बार राजशाही लौट कर आएगी और इसी योगी कनेक्शन से ईश्वर के अस्तित्व को अमान्य करने वाली साम्यवादी वामपंथी पार्टियां भी डरी हुई है। वैसे क्या गुरु गोरखनाथ फिर एक बार नेपाल के नरेश पर कृपा करेंगे? क्या नेपाल में फिर से राजशाही आएगी? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।